Hello student, today we will continuing with first chapter of accounting and its terminology. We have to study in this chapter meaning of accounting, what is accounting, advantages of accounting, different terminology. Main things of this chapter is on terminology, capital, drawings, goods, assets, debtors, creditors, discount allowed, discount received, capital expenditure, revenue expenditure, capital income, revenue income, bad debts and depreciation. Today we will continue with new concept, new point. अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, यानी अकाउंटिंग एक साइंस है या एक आर्ट है, हमको ये स्टडी करना है। क्या अकाउंटिंग एक आर्ट है या साइंस है? तो हाँ, इसका आंसर हाँ है कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है और आर्ट भी है। तो प्रूव कैसे करना है हमको? अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस, इट इज़ formation is based on rules and universally accepted principles prepared by human being। यानी अकाउंटिंग साइंस भी है क्योंकि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? उसका फॉर्मेशन रूल्स और यूनिवर्सली प्रिंसिपल जो ह्यूमन बीइंग ने प्रिपेयर किया है, बराबर, उसका सबने एक्सेप्टेंस किया है। अब अकाउंटिंग साइंस कैसे है वो समझाता हूँ। जैसे साइंस रूल्स एंड प्रिंसिपल पे चलता है। अगर हमको वाटर बनाना हो तो H2O का कंबाइन करके हम वाटर बना सकते हैं, वो उसकी फार्मूला है। यानी ये वाटर बनाने की फार्मूला या रूल्स हो गया H2O, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो हम मेंटेन करते हैं वो भी एक रूल्स एंड प्रिंसिपल के बेस पे बनता है। जो ह्यूमन बीइंग है, जो बड़े बड़े अकाउंटेंट हैं जिन्होंने अकाउंटिंग फाइन किया था, उन्होंने अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाए। रूल्स, प्रिंसिपल, रेगुलेशन, वो सब बनाए। उस बेस पे ही हम ये अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। उस बेस पे ही एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब आपको चैप्टर 3 में जब मैं जर्नल एंट्री स्टडी करूँगा तब ज़्यादा मालूम पड़ेगा। यानी अकाउंट का आपको कंसेप्ट मानूंगा कि डेबिट और क्रेडिट, यानी एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो वो किस बेस पे डेबिट क्रेडिट होता है? उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल के बेस पे डेबिट क्रेडिट होता है। इसके लिए अकाउंटिंग को भी साइंस की तरह रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग भी एक साइंस है। ओके, दूसरा क्वेश्चन मार्क, क्या अकाउंट एक आर्ट है? तो आर्ट का मतलब, आर्ट यानी कोई कला। ओके, अपार्ट फ्रॉम साइंस अकाउंटिंग इज नोन एज एन आर्ट also। Specific skill to prepare account and presentation is also required। यानी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए भी हमको एक स्किल चाहिए, जो स्किल सबके अंदर नहीं होती है। अकाउंट 3 कैटेगरी में बाइफरगेट किया गया हुआ है। कैटेगरीज ऑफ अकाउंटिंग, थ्री पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं या स्टडी कर रहे हैं। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फुल शॉर्ट फॉर्म अकाउंट, और है मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको प्रिपेयर करना भी एक आर्ट है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है तो वो भी प्रेजेंटेशन करने के लिए भी हमारे अंदर एक स्किल होना चाहिए। इसके लिए अकाउंटिंग प्रिपेयर करना और उसको प्रेजेंट करना, इसके अंदर भी आपको स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके लिए अकाउंटिंग आर्ट भी है और एज वेल एज साइंस भी है। रिपीट, क्यों साइंस है कि जैसे साइंस में हमको रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे अकाउंटिंग में भी हमको रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए अकाउंटिंग भी एक साइंस है। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट इस वजह से है कि हमको अकाउंटिंग प्रिपेयर करने में और प्रिपेयर करने के बाद प्रेजेंटेशन देने में कोई एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्किल को ही हम बोलेंगे आर्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हर चीज़ का एडवांटेजेस भी होता है और लिमिटेशन भी होता है। ईच एंड एवरी आइटम का एडवांटेजेस भी होता है, लिमिटेशन भी होता है। ऐसे अकाउंटिंग का भी एडवांटेजेस है और लिमिटेशन है। बट हम बहुत सारी चीज़ों में एडवांटेजेस बहुत बड़े होते हैं और उसके सामने उसकी लिमिटेशन इतनी छोटी होती है। यानी अकाउंटिंग का एडवांटेजेस एक पहाड़ जितना बहुत बड़े, इसके एडवांटेजेस पहाड़ जितने हैं। ठीक है। और लिमिटेशन बहुत छोटी है, माइनर है। तो भी मेरे को आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है। वैसे देखा जाए कि तो अकाउंटिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है, बट ये थियरिकल कंसेप्ट में मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी ये ऐसा फर्स्ट लिमिटेशन ऐसा शो करती है कि अकाउंटिंग में हम जो फाइनेंशियल यानी क्वांटिटेटिव डेटा ही हम यूज़ कर सकते हैं। यानी हमने कितना रुपीस का परचेज़ किया, कितना रुपीस का सेल किया, कितना रुपीस हमने एक्सपेंस पे किया। ठीक है। वो सब हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। तो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही लिखते हैं। ठीक है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं लिखते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा यानी इसके अंदर समझ देता हूँ कि कोई भी बिजनेस जो अर्निंग करता है वो उसके मैनेजमेंट, अगर कोई कंपनी है तो उसका मैनेजमेंट होगा, या कोई इंडिविजुअल होगा तो वो बिजनेस का ओनर होगा। तो कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट जो अर्निंग होता है, जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो ओनर की स्किल पे डिपेंड करता है। कंपनी हो तो मैनेजमेंट और ओनर हो तो उसकी स्किल पर डिपेंड करता है। तो कोई भी एक कंपनी है उसका मैनेजर बहुत होशियार है, वो बहुत अच्छी तरह हार्ड वर्किंग करता है। ठीक है। और कंपनी को अच्छा प्रॉफिट ला के देता है। अगर वो मैनेजर ये कंपनी छोड़ के चला जावे तो उसके बिजनेस पे प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो हम शो नहीं कर सकते। यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है या बिजनेस का जो ओनर है उसकी एफिशिएंसी हम बुक्स में शो नहीं कर सकते, जो बिजनेस पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। इसके लिए यहाँ पे इसकी लिमिटेशन ये है कि जिसकी वजह से बिजनेस अच्छा चलता है उसकी वैल्यू तो हम बुक्स में बता नहीं रहे, हम एक्सपेंसेस की वैल्यू बता रहे हैं, असेट्स की वैल्यू बता रहे हैं, परचेस की वैल्यू बता रहे हैं, सेल्स की वैल्यू बता रहे हैं। बट जिसकी वजह से बिजनेस इतना अच्छा प्रॉफिट अर्निंग कर रहा है उसकी वैल्यू तो हम बुक्स में दिखा देनी है। एक इसकी ये लिमिटेशन हो गई। ठीक है। और ये लिमिटेशन तो दी है, पर हम कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है। उसके अगेंस्ट में एक भी आंसर दे सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट है या उसके एम्प्लॉय है तो उसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? ठीक है। तो ये लिमिटेशन के अगेंस्ट में हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं।
ओके। सेकंड इसका है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी यानी ये स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी ऐसा बता रहा है कि हमने सपोज़ कोई मशीनरी परचेस की 5 साल पहले, सपोज वो मशीनरी परचेस की हमने 50,000 में, ठीक है। अब मार्केट में एवरी ईयर प्राइस तो इंक्रीज़ होते रहते हैं, प्राइस इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। बिफोर 5 इयर्स हमने ये 50,000 मशीनरी परचेस की, तो बुक्स में वैल्यू उसकी रह जाएगी सपोज 25,000। अब 25,000 कैसे रह जाएगी, वो हमने डेप्रिसिएशन में देखा था कि 5 साल पहले हमने जो 50,000 में ये मशीनरी परचेस की, तो एवरी ईयर सपोज फर्म 10% का डेप्रिसिएशन काउंट करती है या 10% डेप्रिसिएशन लगाती है, तो फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी 5,000, यानी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इसकी बुक वैल्यू रह गई 45,000, बुक्स के अंदर बुक वैल्यू जो रहेगी जो अकाउंट मेंटेन करेगी। सेकंड ईयर में वापस इसका 5,000 रिड्यूस होगा, यानी इसकी वैल्यू रह गई 40,000। ऐसा 5 इयर्स तक हमको माइनस करना है, 5,000, दूसरा 5,000 माइनस कर दिया 30,000, यानी 5 साल पहले हमने जो मशीनरी परचेस की थी 50,000, उसका एवरी ईयर 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, यानी 5 साल में उसकी वैल्यू रिड्यूस होके अभी कितनी रह गई 25,000। यानी अभी अगर हम मार्केट में एक ही असेट्स लेने जाएंगे, ठीक है, तो वो 50,000 में मिलेगी नहीं, उसकी प्राइस अभी बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि ये अकाउंटिंग ऐसा बताया कि हमने जो मशीनरी परचेज़ किया 50,000 में, उसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी, यानी 5 साल पहले जो हमको 100 रुपीज़ में जो चीज़ मिल रही थी वो अभी 100 रुपीज़ में मिलेगी, ऐसा अकाउंटिंग शो करता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमने जब 5 साल पहले 100 रुपीज़ में जो चीज़ परचेज़ की होगी या 50,000 में जो चीज़ परचेज़ की होगी वो चीज़ हम अभी उतने रुपीज़ में परचेज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी हो गई लिमिटेशन। थर्ड नंबर है अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, यानी अकाउंटिंग मार्केट वैल्यू को पूरी तरह से अवॉइड करता है। अब मार्केट वैल्यू को पूरी तरह से कैसे अवॉइड करता है, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड परचेस कर दिया, गोल्ड परचेस किया हमने 5 साल पहले 12,000 में, अभी उसकी मार्केट वैल्यू है सपोज़ 47,000। 5 साल पहले हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड परचेस किया था 12,000, अभी इसकी मार्केट वैल्यू है 47,000। तो बुक्स में तो हमारा ये वैल्यू कितनी शो करेगा, 12,000 ही शो करेगा। जितने रुपीज़ में हमने परचेस किया है, ये हमने जो परचेस किया उसकी कॉस्ट प्राइस कितने हैं, वो की वही वैल्यू हमारे बुक्स में शो करेगा। मार्केट वैल्यू अकाउंटिंग शो नहीं करता है। इसका एक लिमिटेशन हो गई कि अकाउंटिंग मार्केट वैल्यू को अवॉइड करता है, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब मार्केट वैल्यू अभी 47,000 तो हम बुक्स में 47,000 नहीं दिखाना चाहिए ना, बट ये इसकी लिमिटेशन है कि हम अगर बुक्स में मार्केट वैल्यू 47,000 है तो हम 12,000 ही शो कर पाएंगे। ये इतनी मैंने लिमिटेशन निकाल के ली है, बहुत सारी लिमिटेशन है, बट मैंने मेन 3 लिमिटेशन ली है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी जो बिजनेस का ओनर है उसकी क्वालिटी हम दिखा नहीं सकते। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, यानी स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी 5 साल पहले जो चीज़ हमने 100 रुपीज़ में परचेस की थी वो चीज़ हम 100 रुपीज़ में अभी परचेस करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, यानी 5 साल पहले या 10 साल पहले हमने जो चीज़ परचेस की थी उसकी कंपेयर में अभी प्राइस में बहुत सारा चेंजेस आ गया होगा, तो अभी जो चेंजेस आ गया होगा तो उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू। तो उसका पूरा का पूरा ये अकाउंटिंग अवॉइड करता है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स। फर्स्ट देसीनामा सिस्टम्स एंड डबल एंट्री सिस्टम। ये जो देसीनामा सिस्टम है ये इंडियन कल्चर है। ये खाली टाइप्स में बताने के लिए देसीनामा सिस्टम है। हमको पूरा का पूरा अकाउंट स्टडी करना है
डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करना है। यानी डबल एंट्री वेस्टर्न कल्चर की देन है और देसीनामा सिस्टम हमारे इंडियन कल्चर की देन है। ओके, यानी इसका टाइप्स हमको बताना हो तो हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हमारा इंडियन कल्चर में ब्रेकफास्ट क्या होता है, समोसा कचौरी होता है, तो वो हो गया देसीनामा। ठीक है, बट हम समोसा कचौरी का ब्रेकफास्ट करने की जगह पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है, वो सब यूज़ करते हैं, तो वो हो गया वेस्टर्न कल्चर। यानी पहले बर्थ किसका हुआ था, देसीनामा सिस्टम का, उसके बाद किसका बर्थ हुआ, डबल एंट्री सिस्टम का। बट पूरा वर्ल्ड अभी डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो कर रहा है और हम भी डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। यानी देसीनामा सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि देसीनामा सिस्टम इंडिया में जो स्टेट है, स्टेट वाइज लिखा जाता है, उसका जो जियोग्राफिकल लैंग्वेज है, यानी गुजरात में हम देसीनामा सिस्टम गुजराती में लिखते हैं, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हिंदी में लिखते हैं, ओके, तमिल में तेलुगु लैंग्वेज में लिखते हैं, ओके। ऐसे डिफरेंट एरिया, डिफरेंट जो अपना जियोग्राफिकल एरिया है कि स्टेट है, तो वहाँ पे वो लैंग्वेज से ये सिस्टम अकाउंटिंग ही चलाते हैं। तो वो हो गया देसीनामा सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यानी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का हमको ड्यूअल इफेक्ट देना है, डबल इफेक्ट देना है, इसके लिए इसको बोलेंगे हम डबल एंट्री। यानी एक अकाउंट डेबिट हो गया तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट करना है, एक डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको हम बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मेरा यहीं तक का ही रोल था। हम कल अब सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे। अगर आपको ये फर्स्ट चैप्टर में टोटली थियोरिकल बेस ही था, अब प्रैक्टिकल बेस सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होगा, जो मेन अकाउंटिंग है। अगर आपको किसी को कोई डाउट्स हो या कोई कम अंडरस्टैंड हुआ, समझ कम पड़ी हो, तो मेरे को आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप हमको कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। इसमें आपको कोई शर्म रखने की, ठीक है, या डरने की कोई ज़रूर नहीं है। आपको कोई भी कुछ मालूम ना पड़े तो आप मुझके व्हाट्सअप या कॉल करके कोई भी क्वेश्चन आंसर बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी पे फर्स्ट चैप्टर मेरा यहाँ पे क्लियर होगा, उसमें से थोड़ा कुछ भी बाकी होगा तो बाकी के चैप्टर में मैं उसका आपको हिंट देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।